नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने ये जो वर्ण विचार टॉपिक लेकर आए हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले 30 प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। आज 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न आज का क्या है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। प्रश्न को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा विद्यार्थियों कि कौन सा जो विकल्प है उसमें री स्वर प्रयुक्त नहीं हुआ है। देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए इस री स्वर की मात्रा कैसी होती। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं कर्षी, कर्षी लिखा है तो इसमें ये जो मात्रा होती है नीचे की तरफ, ये जो मात्रा लग रखी है, ये सी की तरह जो मात्रा लग रखी है, ये होती है री की मात्रा, री स्वर की मात्रा होती है। अब इस री स्वर का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि या रिवाज, इसमें री स्वर नहीं आया है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? रिवाज। क्योंकि बाकी सब में देखो सी की तरह मात्रा आ रखी, इसमें भी आ रखी है, इसमें भी आ रखी, इसमें भी आ रखी, लेकिन इसमें नहीं आ रखी है। तो उपर्युक्त अगर हम देखें, यहां पर हमारा जो आंसर जाने की संभावना है वो किसकी है? डी विकल्प यहां पर राइट होगा। अगला प्रश्न जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न आपके सामने है कि किस ध्वनियों के को अनुस्वार कहा जाता है। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं कि स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियों को, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को, और स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को किसे अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद जो आने वाली नासिक के ध्वनि है उनको अनुस्वार कहा जाता है। तो 32वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 33 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? कौन सा जो वर्ण है वो ओष्ठ्य नहीं है? चार विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, अ, उ, व और प। कौन सा ओष्ठ्य नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर चला जाएगा अ। ओष्ठ्य नहीं है तो कौन सा है? कंठ है, क्योंकि अ का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। बाकी पूरा प वर्ग किस में आ जाता है? पूरा प वर्ग इसमें ओष्ठ्य में आता है। इसके अलावा व और व किस में आता है? ये भी किस में आता है? ओष्ठ्य में। उ किस में आता है? ये भी ओष्ठ्य में आता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, थोड़ा सा ये बढ़ा ले। देखिए, 34 नंबर का प्रश्न है कि वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या बतानी है आपको। ए में दे रखा है 11, 45, 50 और 33। कितनी होती है व्यंजनों की संख्या? तो 33 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? डी। 33 व्यंजन होते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 35 नंबर का। तो मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी होती है? मूर्धन्य ध्वनियां उससे कहते हैं जिनका उच्चारण मुर्दा से होता है, उसको मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। और नीचे दे रखा है प फ ब भ, बी में दे रखा च छ ज झ, त में दे रखा है विद्यार्थी ट ठ ड ढ, और द में दे रखा त थ द ध न। कौन सा यहाँ पर मूर्धन्य ध्वनियों में जाएगा? तो वो चला जाएगा सी। 35वें का राइट आंसर क्या है? सी चला जाएगा। क्योंकि इसका जब भी हम ट ठ ड ढ इनको उच्चारित करते हैं तो इनको कहां से उच्चारित करते हैं विद्यार्थियों? मुर्दा से। और जिनका उच्चारण मुर्दा से होता है उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं विद्यार्थियों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न देखिएगा। ड का उच्चारण स्थान होता है, ढ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, तालु, दंत, मुर्दा। तो क्या होता है इसका उच्चारण स्थान? मुर्दा होता है। क्योंकि ट वर्ग पूरा ही होता है तो ट वर्ग में ये ड आता है, तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? मुर्दा ही हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, चार विकल्प दे रखे हैं। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ये रलब, स है, और अक्षत्र ज, और प फ ब भ। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? स विकल्प राइट होगा, सी होगा राइट। अक्षत्र जस रह, क्योंकि देखिए जो अक्षय र ज और स्र, ये चार संयुक्त वर्ण है विद्यार्थी हैं। चार संयुक्त वर्ण है, ध्यान रखना। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है यहाँ से। और ये जो अक्षय है ये कैसे बनता है? ये हलंत वाला क और स से मिलकर बनता है। स कौन सा वाला? षटकोण वाला जो स होता है, मूर्धन्य स होता है, लेकिन मूर्धन्य स यहाँ पे पूरा होता है। त्र कैसे बनता है? हलंत वाला त और र से मिलकर बनता है। इसी प्रकार ज कैसे बनता है? हलंत वाला ज और य से मिलकर बनता है।
ये पूरा है, ज अलंत वाला है। श्रय कैसे बनता है? अलंत वाला स और र से मिलकर बनता श्रय, ध्यान रखना। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। कौन कौन? तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 38 नंबर का, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? 4 विकल्प दे रखे हैं, त्रय, ब, भ, स। अभी बताया मैंने आपको, अक्षय, त्रय, ज, स्र क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसको राइट कर दो, कौन सा? ए राइट चला जाएगा। 38 का आंसर क्या है? ए। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न विद्यार्थियों, कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक्य है? मतलब कौन सा वर्ण, नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, सभी में एक एक वर्ण दे रखे हैं, कि कौन सा वर्ण नासिक्य का उदाहरण है? ठीक है, तो ण, अक्षय, छ और श, कौन सा बताओ नासिक्य के अंतर्गत आता है? नासिक्य के अंतर्गत सभी वर्गों का 5वां वर्ण आता है। सभी वर्गों का 5वां, क वर्ग का 5वां क्या होता है? अंग। और च वर्ग का 5वां क्या होता है? ये। और ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? ण। और त वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? न। और प वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? म। तो ये अंग, य, ण, न, म, ये सब विद्यार्थियों नासिक के व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं नासिक के? और शुद्ध व्यंजन कैसे होते हैं? हलंत वाले। इनके सबके नीचे क्या लगा दो? हलंत लगा दो। तो इसी प्रकार हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? देखो प्रश्न को ढंग से पढ़ना, ओष्ठ्य नहीं है। ओष्ठ्य किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता हो, होठों से होता हो, उन्हें ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं या ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। तो इसमें आते कौन कौन से वो तो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर नहीं है, म, प, फ और ये। कौन सा नहीं है विद्यार्थियों? तो ये नहीं है। कौन सा नहीं है? ये नहीं है, क्योंकि ये आता है च वर्ग में। किसमें आता है? च वर्ग में आता है। और च वर्ग होता है विद्यार्थियों पूरा ही तालव्य। कैसा होता है? तालव्य होता है। तालव्य में और कौन से आते हैं? च वर्ग आ जाता है, उसके अलावा ये आ जाता है और स आ जाता है। ये इसमें आता है। च वर्ग का मतलब क्या है? यहाँ पे च, थ, ज, थ और ये है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ विकल्प में देखो ये दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। 40वें का राइट आंसर क्या है? डी है विद्यार्थियों। और अगर आपको हिंदी में किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, आपको उसका जो भी मेरे से हल होगा वो हल करके मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही में जो प्रश्नोत्तरी करा रहा हूं इनमें भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कितनी भी बार प्रश्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डिटेल से आपको चाहिए तो डिटेल मैंने हमारे यूट्यूब पे जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में देखोगे, वहां जाकर वहां अगर चेक करते हो आप तो आपको विद्यार्थियों वहां पर भी पूरी क्लासेज मिल जाएगी हिंदी की पूरी डिटेल्स में। शानदार, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस लेवल पर मैंने पढ़ाया वहां पर। इसके अलावा अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से एप्लीकेशन पे जाकर अगर कोर्स वाइज पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी मैंने हिंदी की क्लास ले रखी है, वहां पर भी रिकॉर्डेड वीडियो सारे कंप्लीट है। आप चाहें तो उनको वहां से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हैं। बाकी मैं तो अभी तो मेन उद्देश्य इस प्रैक्टिस सेट पर बहुत शानदार तरीके से प्रश्नोत्तरी करवाना है, मुख्य उद्देश्य यही है। आपसे केवल इतनी अपेक्षा है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कर दिया करो ईमानदारी के साथ। विद्यार्थियों, ईमानदारी बरतना जीवन में जरूरी है। अगर आप शेयर कर दोगे तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। केवल आप स्टेटस लगा दीजिए, जो भी आपके कॉन्टैक्ट है, जो भी ग्रुप है, उनमें सभी में शेयर कर दो ईमानदारी के साथ। ठीक है विद्यार्थियों, इससे थोड़ा सा मोटिवेट होता है कि ठीक है यार, बच्चे भी अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं तो हम भी बच्चों के लिए बहुत कुछ करें। तो हालांकि मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि मैं बच्चों के लिए अधिक से अधिक करूं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों। इसमें थोड़ा ब्लर आ रहा, चलो इसको ठीक कर देता हूं। अब ठीक है ना? आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से अयोगवाह किसे कहा गया है? मतलब अयोगवाह किसको कहते हैं? पहली बात तो अब दिमाग इसमें दो जगह जा रहा है। अयोगवाह की सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए, इसकी परिभाषा पता होना चाहिए। इस शब्द को पोस्टमार्टम करते हैं सबसे पहले। योग और वाह, मतलब इसमें 3 शब्द मिल रहे हैं। कौन कौन से? अब हालांकि तो उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द नहीं होता, क्या होता है? शब्दांश होता है। तो तो उपसर्ग है। योग, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। मतलब नहीं। और वहां का मतलब होता है बहना, चलना। यानी कि ऐसे वर्ण जिनको हमने ना तो स्वरों में शामिल किया है और ना ही व्यंजनों में शामिल किया है, फिर भी वो हिंदी भाषा में बह रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। और अयोगवाह वर्ण यहाँ पर देखो कौन से हैं, यहाँ किसे कहा गया है? संयुक्त व्यंजनों को, जो कि अक्षय त्रय जस्र होते हैं, क्या उनको हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं? नहीं।
क्या घोष व्यंजनों को कहते हैं या घोष वर्णों को कहते हैं, क्या विसर्ग वालों को कहते हैं, क्या महाप्राण वालों को कहते हैं? तो विसर्ग को कहेंगे विद्यार्थियों। किसको कहेंगे? विसर्ग को। यहाँ पर अयोग वाह वर्ण कहा गया है क्योंकि आपने सुना होगा अंग और अह, अंग, अंग और अह। ये अंग ये तो अनुस्वार वाला होता है, तो अनुस्वार भी जब आता है विद्यार्थियों तो किसके साथ आता है? अ स्वर के साथ आता है। और विसर्ग भी आता है तो अ के साथ आता है। और ये जो विसर्ग दे रखा है यहाँ पर अयोग वाह का काम कर रहा है। आपसे पूछा जाए हिंदी में अयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी? 2। कौन कौन से हैं? अंग और अह। ठीक है, ये विसर्ग को इंगित करता है और ये अनुस्वार को इंगित करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? मतलब अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है विद्यार्थियों। तो कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया गया है? देखिए आपने एक तो सुना होगा अनुस्वार का नाम, इसका नाम सुना है अनुस्वार का, जो कि बिंदी होती है। और एक सुना होगा अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब होता है विद्यार्थियों चंद्रबिंदी। क्या होता है? चंद्रबिंदी। तो किस में यहाँ पर अनुनासिक स्वर का नहीं हुआ प्रयोग? जैसे गांव में, हंस में, दांत में, घंटा में। तो यहाँ पर विद्यार्थियों गांव तो देखो इस प्रकार से हम लिखते हैं, तो इसमें तो इसका प्रयोग होता है, यानी ये तो राइट है। और हंस इसमें भी होता है विद्यार्थियों। एक हंस का मतलब तो पक्षी होता है, एक हंस का मतलब क्या होता है? हंस का मतलब होता है हंसना। और ये दांत में भी इस प्रकार से चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं हम। और यहाँ जो घंटा है, इस घंटा में विद्यार्थियों इस प्रकार से हम चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा घंटा जरूर लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। 42 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर क्या है विद्यार्थियों? डी। क्या होगा? डी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? मतलब कौन सा व्यंजन यहाँ पर नासिक्य है? नाक और मुख जिससे उच्चारण होता है उसको नासिक्य कहते हैं। ध्यान रखना, जो नाक से उच्चारण होता है उसको नासिक्य नहीं कहते। 4 विकल्प दे रखे हैं, श, य, र और ज। बताओ कौन सा इसका राइट आंसर होगा? 43 नंबर का जो राइट आंसर है वो ये है, क्योंकि नासिक्य में आता कौन सा अभी बताया मैंने, सभी वर्गों का 5वां वर्ण आता है। और सभी वर्गों का 5वां वर्ण कौन सा होता है? क वर्ग में जो आता है वो अंग, और च वर्ग में आता है, मतलब मैं कंटिन्यू एक साथ बोल देता हूं, अंग, य, ण, न, म, ये 5 होते हैं। ठीक है, तो 43 नंबर का जो प्रश्न है विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न देखिए, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठे और कंठोष्ठे। तो ओ औ किस प्रकार के वर्ण है विद्यार्थियों, बताइए। तो राइट आंसर क्या जाएगा इनका? कंठोष्ठे। कौन सा जाएगा? कंठोष्ठे। 44वें नंबर का राइट आंसर जाएगा डी। कौन सा जाएगा विद्यार्थियों? डी जाएगा। अगला प्रश्न, अगर बात करें दंतोष्ठे में कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं ए आई। कौन से आते हैं? ए आई आते हैं। और कंठोष्ठे में कौन से आते हैं? ओ औ आते हैं। कौन से आते हैं? ओ औ आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न भी बहुत शानदार है कि अक्षय, अक्षय होता है ना क्षत्रिय में जो लिखते हैं हम, ये वाला अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल शब्दों के अंतर्गत, घोष वर्णों के अंतर्गत, तालव्य के अंतर्गत और संयुक्त वर्णों के अंतर्गत। तो अभी बताया आपको अक्षय, त्र, ज और श्र, ये विद्यार्थियों किसके अंतर्गत आते हैं? संयुक्त वर्णों के अंतर्गत आते हैं। तो इसी प्रकार इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? इसका राइट आंसर भी चला जाएगा डी। क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, हिंदी शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा? 46 नंबर का जो राइट आंसर है विद्यार्थियों वो क्या जाएगा, बताइए। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, पवन, पंकज, पंगत, प्याला, प्रेम। बी में दे रखा है पंगत, पवन, पंकज, प्याला, प्रेम। और सी में दे रखा है पंकज, पंगत, पवन, प्याला, प्रेम। और डी में दे रखा है प्याला, प्रेम, पंकज, पंकज, पंगत और पवन। बताओ 46 नंबर का राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? सी राइट आंसर होगा। इसको बताओ आप कैसे करना। इस पूरा जो क्वेश्चन को जितने भी शब्द दे रखे हैं उनको सबको तोड़ना, उनका वर्ण विन्यास करना और वर्ण विन्यास के अनुसार, क्रम के अनुसार जमाना। आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्रम इसमें सही गया है। और वैसे मैं बता देता हूं इसका राइट आंसर तो क्या है? सी। आंसर तो मैं बता देता हूं, और फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो अलग से आप मैसेज कर देना, मैं अलग से इस पर और डिटेल, क्योंकि ये अकेला क्वेश्चन लगभग 2 से 3 मिनट खा जाएगा। ठीक है ना?
और ऐसे पर्सन अगर आप एग्जाम में भी करते हैं, माना कि ऐसा बड़ा वाला पर्सन आ गया, तो इसको पहले ही करने मत बैठ जाओ, क्योंकि बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन होते हैं लास्ट में करने लायक, क्योंकि जब समय बचेगा जब करेंगे, नहीं तो ये पहले समय खराब कर देगा आपका। और जो क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन कर सकते थे आप इस समय में, वो क्वेश्चन छूट जाते हैं। जो पहले आराम से एक बार जब राउंड करते हैं आप पूरा करने का, हालांकि अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग तरीका होता है पेपर हल करने का। मेरा तो यही होता है, जब भी मैं कोई पेपर देता हूँ विद्यार्थियों, तो मैं एक बार देखता हूँ कि भाई पहले राउंड में मेरे से कौन से राइट हो रहे हैं, 100% मेरे को आते हैं, तो मैं केवल उनको पहले करता हूँ। फिर उसके बाद में थोड़ा सा जो इस पे डाउट, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसको करता हूँ। और लास्ट में जाके वो करता हूँ जो बिल्कुल ही नहीं आते हैं। और तुकाराम भी कई ऐसी एग्जाम होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होती, तो वहां भी तुकाराम बनना चाहिए, क्या दिक्कत है? जरूर थोड़ी मैं टीचर हूँ तो मैं मुझे सारे सब्जेक्ट आते हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं है। मुझे भी नहीं आते, आपको भी कई विद्यार्थियों को आते हैं, किसी को नहीं आते। हाँ ठीक है, जो नहीं आते उसको सीखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आपको भी अगर कोई विषय नहीं आता तो आप सीखते हैं ना, इसी प्रकार मुझे भी अगर कोई विषय नहीं आता तो मैं उसको सीखता हूँ। अगर माना कि मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं तो आज भी सीखता हूँ विद्यार्थियों, बड़ों से भी सीखता हूँ, छोटों से भी सीखता हूँ, हमेशा सीखने का प्रयास करता रहता हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? मतलब शब्दकोश में पहले शब्द कौन सा आएगा? आपके सामने यहाँ 4 विकल्प दे रखे हैं, वक्त, वरक, वक्र और वर्ग। इनमें से सबसे पहले बताइए कौन सा आएगा? तो इनमें देखिए, एक तो है जैसे बात करें हम वक्त, वरक, वक्र और वर्ग, तो 47वें नंबर का जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा? ए चला जाएगा, ए चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये किस योग से बना है? अब आधे विद्यार्थी तो इसको जय बोलते नहीं है, वो तो क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गे बोलते हैं, जो गलत है। और फिर वो इसको क्या बोलेंगे? ज्ञान बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? फिर विज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? विज्ञान बोलेंगे। इसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे? मनोविज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मनोविज्ञान बोलेंगे, जो कि गलत उच्चारित करते हैं। अब गलत उच्चारित करते हैं, अब जैसे माना कि इसको ग बोल रहे, तो आधे तो ग और ये तोड़ सकते हैं इसको, आधे देखिए ग और ये तोड़ेंगे। तो अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग टाइप से इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो इसको सही उच्चारित करना सीखो आप। जय है, क्या है? जय है। अब इस जय को जब हम खंड करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं, तो कौन सा टुकड़ा इसका राइट है, कौन सा खंड राइट है? क्या ए विकल्प इसका राइट होगा, ज और ग? बी में दे रखा ज और ये अ, और स में दे रखा ग और ये, और डी में दे रखा ज और ये। यहाँ ज हलंत वाला है और ये पूरा है यहाँ पर, मतलब इसमें अ स्वर छुपा हुआ है। इसका इसका राइट आंसर तो चला जाएगा डी। लेकिन इसको हम दो प्रकार से तोड़ सकते हैं। इसको मैं एक बार मिटा के वापस बता देता हूं आपको कि किस प्रकार से हम इस जे को तोड़ सकते हैं। तो देखिए, इस जे जो वर्ण है इसको हम दो प्रकार से तोड़ सकते हैं। एक तो इसमें हलंत वाला जय लगा कर और यह को पूरा लिखकर इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, च वर्ग का अंतिम वर्ण पंचम वर्ण होता है। दूसरा, इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, जय के नीचे हलंत आएगा और यह के भी नीचे अगर हलंत लगा दे तो इसमें से अस्वर निकल जाता है। तो इस जय में 3 वर्ण मिले हुए विद्यार्थियों, 2 तो इसमें व्यंजन है और 1 स्वर है। और अगर इस प्रकार से भी आप तोड़ सकते हैं, दोनों राइट है, लेकिन डिपेंड करता है उसने जो विकल्प दे रखे हैं वो किस टाइप के दे रखे हैं। इस टाइप के विकल्प दे रखे हैं या इस प्रकार के विकल्प दिए हुए हैं। तो जे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है और आने वाली भी कई एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि कुछ सवाल होते हैं वो हमेशा एक न एक एग्जाम को छोड़कर वो 10 तक देते ही रहते हैं। तो आप भी विद्यार्थी कोशिश करो, जो क्वेश्चन बार बार आते हैं उसको 100% राइट कर लो। जैसे हिंदी में एक शब्द उज्ज्वल शब्द, कई बार पूछा गया शब्द है, लेकिन कई विद्यार्थी बहुत ज्यादा गलती करते हैं। एक शुश्रूषा शब्द है, उसमें कई बार विद्यार्थी गलती करते हैं, शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। अतिशयोक्ति शब्द जो होता है, अतिशयोक्ति शब्द होता ही नहीं, अतिशयोक्ति होता है। मन कामना शब्द कई बार पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं देते विद्यार्थी। कुछ संधियां हैं, बहुत बार कई संधियां पूछी जाती है, उन संधियों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जो भी है आगे हम चर्चा करेंगे। अभी तो अपना जो वर्ण विचार से रिलेटेड जो अपनी ये प्रश्नोत्तरी चल रही है, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, किस क्रमांक में सगोश व्यंजन है, मतलब कौन सा क्रमांक है जिसमें सगोश व्यंजन है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि सगोश कौन से होते हैं और अघोष कौन से होते हैं। कई बार मैंने बताया आपको, यहाँ वापस एक बार बता देता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। देखो, नाद के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। नाद के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अघोष होते हैं और दूसरा सगोष होते हैं। सगोष को ही हम घोष कहते हैं, सगोष को ही क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। अघोष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं कि सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण आता है। तो सगोष में कौन सा आ जाएगा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाएगा। इसके अलावा जो तीनों स होते हैं, संकर वाला, षटकोण वाला, सड़क वाला,
ये तीनों स जिसको हम तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स के नाम से जानते हैं, ये आते हैं। और है चल जाता है किसमें, सगोष के अंतर्गत चल जाता है। इसके अलावा जितने भी अंतस्थ वर्ण हैं, जितने भी अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, य, र, ल और व, ये अंतस्थ वर्ण होते हैं, ये सारे सगोष के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी स्वर है ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, सगोष के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं अपने प्रश्न के ऊपर कि किस क्रमांक में सगोष व्यंजन है। क्या क ख सगोष में आता है, नहीं आता, तो ये तो अगोष में आता है, क्योंकि क और ख किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, क वर्ग का पहला और दूसरा होता है। य र, देखो ये र आता है सगोष में, बिल्कुल आता है। आगे देखते हैं, त और थ किस में आता है, पहला और दूसरा है, यानी कि अगोष में आता है। और प फ ये भी अगोष में आता है। तो ये यहाँ पर अगोष के उदाहरण है, क्या है, अगोष के हैं। ये सगोष का है, और ये वाला किसका है, अगोष का है, ये अगोष का उदाहरण है। और ये किसका है, ये अगोष का उदाहरण है। तो अपना जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा विद्यार्थियों, बी जाएगा। बी में आएगा ये, क्योंकि जितने भी अंतस्थ वर्ण होते हैं चारों, य, र, ल, व, वो किस में आते हैं, सगोष के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना, बी। 49 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा विद्यार्थियों, बी। आप भी कमेंट कर दीजिए करो, आप कमेंट करते नहीं हो कोई भी, चलो मैं ही कर लेता हूं, कोई बात नहीं। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, मतलब कौन सा क्रमांक है जो 4 विकल्प दे रखे हैं उसमें अंतस्थ व्यंजन आए हैं। अंतस्थ व्यंजन मैंने अभी बताए थे आपको, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 है विद्यार्थियों, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी, 4। और 4 है य, र, ल और व, ये 4 है। कितने हैं, 4, य, र, ल, व। अब बताओ कौन से में, ए में दे रखा स है, नहीं है, ब में दे रखा रल है, और स में दे रखा टर्ड है, और द में दे रखा वस है। तो बताओ किस में, रल है, कौन सा जाएगा, रल है। 50वें का राइट आंसर क्या विद्यार्थियों, बी चला जाएगा विद्यार्थी, क्या जाएगा, बी जाएगा। देख लीजिए इसमें अंतस्थ में ये आ रहा है, ये रल, ये 4 ही होते हैं, किस में आ रहा है, ये बी में आ रहा है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है। कि कौन सा 4 विकल्प है उसमें स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन से में 4 स्पर्श व्यंजन नहीं है, थ और ह, थ और ग, त, थ, द, ध। अब विद्यार्थियों ये पता होना चाहिए हमें स्पर्श व्यंजन होते कौन से, तो जब ही तो पता लगेगा कि स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा बता देता हूं यहाँ पर, स्पर्श व्यंजन होते कौन से हैं। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेकर म तक, क से लेकर म तक होते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, कितनी होती है, 25। इसके अलावा 4 होते हैं विद्यार्थियों अंतस्थ, 4 क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। और अंतस्थ कौन से होते हैं, अभी बताया था, य, र, ल और व, ये होते हैं। इसके अलावा 4 होते हैं उस व्यंजन, 4 क्या होते हैं, उस व्यंजन होते हैं। और उस व्यंजन में तीनों तो स आ जाते हैं, श, श, स और ह, ये आ जाते हैं विद्यार्थियों। तो अब यहां पर प्रश्न क्या कर रहा है कि स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो श और ह ये नहीं है विद्यार्थी। तो राइट आंसर क्या जाएगा 51 का, मेरे हिसाब से तो ए जाएगा, क्योंकि ख और ग तो आता है, त और थ भी आता है, और द और ध भी आता है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका, ए। 51 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या विद्यार्थियों, ए। क्या है, ए। और किस टाइप से हुआ ये मैंने बता ही दिया आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, प और फ का उच्चारण स्थान क्या होता है, प और फ व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है। 4 विकल्प दे रखे हैं, कंठे, जिनका उच्चारण कंठ से होता है उनको कंठे कहते हैं, तालव्य जिनका उच्चारण तालु से होता है, दंते या ओष्ठे। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ओष्ठे। 52वें का जो राइट आंसर है वो है डी। क्या विद्यार्थियों, डी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस क्रम में अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन होते हैं पहला दूसरा, सभी वर्गों का पहला दूसरा और तीनों से। तो किस में है देखते हैं, यह और र ये तो अंतस्थ होते हैं, ये तो नहीं हो सकते। वह ये नहीं हो सकते विद्यार्थियों, दर्ण नहीं हो सकता, और स नहीं, ये है, ये तो है विद्यार्थी। तीनों से मैंने बताया था ना, अघोष में तीनों से आते हैं, स और षटकोण वाला स भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 53 का स हो जाएगा। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले अघोष और सघोष के बारे में आपको। आगे देखिएगा, किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है, मतलब कौन सा क्रमांक है उसमें अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण होते हैं य, र, ल, व, 4 होती है इनकी संख्या। तो ये तो है, र है,
ल नहीं है, ल तो वह है, ये है, प नहीं है विद्यार्थियों, प। 54वें का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, प। तो प कौन सा है विद्यार्थियों, ये है स्पर्श व्यंजन। कौन सा है, स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। प कौन सा है यहाँ पर, स्पर्श व्यंजन। तो 54 नंबर का जो पर्सन है इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस क्रमांक में मूल स्वर है, किस क्रमांक में मूल स्वर है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती, 4। और 4 कौन कौन से, देखिए एक तो अ है, एक ई है, एक ऊ है और एक री है। ये 4 मूल स्वर है। इनमें से कौन से में मूल स्वर है, उ ई औ ए। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका, ए। तो 55 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, कौन सा क्रमांक है उसमें अघोष व्यंजन है, त थ न ब द ध व है। देखिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अघोष तो अघोष होता है पहला दूसरा। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, 56 में ए। क्या चला जाएगा विद्यार्थियों, 56 में ए चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, कौन सा क्रमांक है उसमें अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य व होते हैं। तो देखो ए में ग घ नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी में ड है नहीं हो सकता, ड में ये हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी चला जाएगा विद्यार्थियों। तो अगला जो प्रश्न है अपना 57 नंबर का, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस क्रमांक में सगोश, महाप्राण और काकल्य व्यंजन। वाह 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 विद्यार्थियों, क्या शानदार प्रश्न दिया है। अगर हम देखें प्राण वायु के आधार पर, इसके आधार पर, प्राण वायु के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। कौन से होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में देखो कौन कौन से आते हैं, सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। और महाप्राण में आता है दूसरा और चौथा। इसके अलावा जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं, यानी कि ये व है, ये सब अल्पप्राण में आते हैं। और जितने भी उस व्यंजन होते हैं, यानी कि तीनों स और ह, ये किस में चला जाता है, महाप्राण में चला जाता है। इसके अलावा जितने भी स्वर होते हैं वो सारे किस में आते हैं, अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जब नाद के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो नाद के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अघोष होता है, एक सघोष होता है। एक तो अघोष और एक सघोष। अघोष में सभी वर्गों का पहला दूसरा वर्ण आता है, तीनों स आते हैं, ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं। और सघोष में क्या आता है, सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाता है। इसी प्रकार देखिए ह यहाँ पर आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं, जितने भी अंतस्थ वर्ण है ना चारों, यहाँ पे सघोष में आ जाते हैं। और जितने भी स्वर है वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करें यहाँ काकल्य की। काकल्य, काकल्य, काकल्य में विद्यार्थियों कौन से आते हैं, तो काकल्य में आता है एक तो विसर्ग। काकल्य में कौन सा आता है, विसर्ग, और एक ह, विसर्ग और है आता है। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए तो विसर्ग और है कौन सा है। तो यहाँ विसर्ग है, ये राइट आंसर सी जाएगा इसका। 58 में 4 विकल्प दे रखे हैं कि ए में क, ब में छ, स में ह और ड में डी में दे रखा ल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, है होगा। 58 का राइट आंसर सी है विद्यार्थियों। 58 का राइट आंसर क्या है, सी। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रम में ड और ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है। ड और ढ जो व्यंजन है, हालांकि इनको विकसित व्यंजनों की संख्या में रखा गया है, उस श्रेणी में इनको रखा गया है। तो ये कौन से हैं, उच्छिष्ट, मूर्धन्य, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन या पार्श्विक व्यंजन, बताओ कौन से हैं ये। तो विद्यार्थियों ये है उच्छिष्ट मूर्धन्य व्यंजन। कौन से हैं, उच्छिष्ट। इनको कुछ वैयाकरण उच्छिष्ट नाम देते हैं, कुछ मूर्धन्य नाम देते हैं, कुछ ताड़नजात, कुछ नाम क्या देते हैं, ताड़नजात। इनका एक और नाम मिलता है द्विगुणित। क्या नाम मिलता है, द्विगुणित। इनको हम द्विस्पृष्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विस्पृष्ट भी कहते हैं विद्यार्थियों। तो द्विस्पृष्ट नाम मिल सकता है, द्विगुणित मिल सकता है, ताड़नजात मिल सकता है, उच्छिष्ट नाम मिल सकता है, कोई सा भी नाम मिल सकता है। ये इनके बारे में बिल्कुल सटीक बात है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि किस क्रम में विवृत स्वर है। देखिए विवृत स्वर कौन से होते हैं वो बाद में देखेंगे हम। जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो होता है विवर्त, एक होता है अर्धविवर्त, एक होता है समृद्ध और एक होता है अर्ध समृद्ध। कौन सा होता है, अर्ध समृद्ध होता है। तो यहाँ पूछा गया विवर्त।
विवर्त स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारा मुख 100% खुल जाता हो, पूरा खुल जाता हो, उसको विवर्त स्वर कहते हैं। और अगर हमारा मुख आधा खुलता है तो उसको अर्ध विवर्त कहते हैं। अगर मुख प्राय बंद रहता है तो उसे समर्थ कहते हैं, और मुख आधा बंद रहता है तो उसको अर्ध समर्थ कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो राइट विवर्त में एक ही आता है विद्यार्थियों, आ। कौन सा आता है? आ। तो देखिए इसका जो 4 विकल्प दे रखे हैं, किस क्रम में विवर्त स्वर है? तो ई नहीं है, ए नहीं है, ऐ नहीं है, आ। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? डी चला जाएगा। इसी प्रकार की जो ये प्रश्नोत्तरी है विद्यार्थियों, आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। आगे और हम वर्ण विचार के क्वेश्चन लेके आएंगे। आज तक की जो क्लास ली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्रों।